अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने कहा था हम फाइलेटिक लिनेज जो है हमारा अगला टॉपिक हम वो शुरू करेंगे, लेकिन हमने अभी बुक रीडिंग भी तो करनी है, मैं भूल गया था। पहले हम ये जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसकी हम पहले बुक से रीडिंग करेंगे। इसकी हम जितना पढ़ चुके हैं ये हम वो रीडिंग करके फिर अगला फाइलेटिक लिनेज जो अगला हमारा टॉपिक है फिर वो हम शुरू करेंगे। मैं करवाता होता हूँ रीडिंग, मैं पढ़ाता भी हूँ अलग से और मैं रीडिंग भी बुक से करवाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये फिर पढ़ा तो देते हैं हम टीचर जो हैं हम पढ़ा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना अलग से बुक उठा के ज़रूर वो देखते हैं, वो बुक की रीडिंग ज़रूर करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि हमने तो तैयारी वर्डिंग जो है हमने तैयारी जो है वो बुक से, जो वर्डिंग बुक की हो गई वो हमने तैयारी तो बुक से करनी है सारी। हम तो क्योंकि लेक्चर में तो हम शॉर्टकट वे में आपको समझाते हैं ना, तो इसलिए आप बुक उठा के उसकी रीडिंग करते हैं। इसलिए मैं खुद रीडिंग मैं भी करवाता हूँ ताकि आपको खुद से रीडिंग करने की ज़रूरत ना पड़े आपको, ताकि आपकी आसानी के लिए हम शुरू करते हैं रीडिंग इसकी। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग लाइफ। वो कह रहे हैं मतलब सैकड़ों किस्म के केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं आर इन्वॉल्व होते हैं इन मेंटेनिंग लाइफ, मतलब ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, कहते हैं मतलब बेशक वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया को ले लो, वो सिंगल सेल होता है ना, वो सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इन व्यू ऑफ दिस, मतलब इस नज़रिए ये जो ऊपर बात की है ये जो एक लाइन पढ़ी है हमने, इस नज़रिए को हम देखें तो इट इज़ समथिंग ऑफ अ सरप्राइज़, ये हमें मतलब हैरान कर देती है, एक बात जो है वो हैरान कर देती है। टू फाइंड डैट ऑफ द 92 जो नेचुरली अक्रिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं उनमें से मतलब 92 जो है ना एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अक्रिंग हैं, उनमें से ओनली 16 आर कॉमनली यूज्ड, सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स, वो केमिकल कंपाउंड्स बनाने में फ्रॉम विच जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, जिनसे जानदार बने हुए होते हैं। मतलब ये बात पढ़ के हमें बड़ी हैरानी होती है कि 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में रखे हैं, जो कुदरती नेचुरली हैं, नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो मिलके बने हुए होते हैं इन 16 एलिमेंट्स से। मतलब है ये 16 एलिमेंट्स ये इनसे जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज़म की एक बॉडी बनी हुई होती है, लिविंग ऑर्गेनिज़म इनसे मिलके बने हुए होते हैं। ये हैरान कुन बात है क्योंकि सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं। दीज 16 एलिमेंट्स एंड अ फ्यू अदर्स, ये 16 एलिमेंट्स और कुछ और एलिमेंट्स हैं विच अकर इन अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज़म, जो एक ख़ास जो ऑर्गेनिज़म में पाए जाते हैं वो मतलब ये 16 एलिमेंट्स जिनसे ऑर्गेनिज़म की बॉडी अभी इन्होंने बताया है भाई, उन केमिकल कंपाउंड्स वो केमिकल कंपाउंड्स इन 16 एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं जिनसे फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म बने हुए होते हैं, उनकी बॉडी बनी हुई होती है वो 16 एलिमेंट्स और कुछ और एलिमेंट्स हैं जो ख़ास जानदारों में पाए जाते हैं। इन सब को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब ये बायो एलिमेंट्स की असल में डेफिनेशन शुरू हो गई थी, कहाँ से शुरू हुई थी ये अब आप हेडिंग देंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 92 है ना 92, यहाँ से आप निशान लगा लें, इससे पहले लिख लें आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स, यहाँ से हेडिंग शुरू हो रही है बायो एलिमेंट्स की। यहाँ हेडिंग लिख लें बायो एलिमेंट्स, जो मैंने आपको पढ़ाए थे, हमने ये डिटेल में बड़े डिटेल में पढ़े थे, मैंने आपको कोड वर्ड याद रखने के इनके बताए थे, चोन कैप हो गया और वो किस कलना मगफ़ी क्यों मैज़न आई, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने इनके याद रखने के 16 जो एलिमेंट्स हैं इनको याद रखने के तरीके बताए थे।
तो यहाँ से आप ले लेंगे हेडिंग, यहाँ से ये पीछे जो हमने पढ़ी है ना ये 2 लाइनें, ये ऐसे ही हैं, इनको आप खुद ही देख लें, ये कोई काम की नहीं है। यहाँ से असल काम का शुरू हो रहा है। यहाँ लिख लें आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, यहाँ से शुरू हो रही है। ये है बायो एलिमेंट्स, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये हेडिंग है इसकी। ये आपने डेफिनेशन पूरी, ये डेफिनेशन है, ये यहाँ तक जो है ये डेफिनेशन है, और ये पास्ट पेपर्स में आई भी है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है बायो एलिमेंट्स की। मतलब यहाँ से अब पिछले पेज से शुरू करेंगे। आउट ऑफ 92, यहाँ से फिर आ जाएंगे नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स, मतलब 92 जो कि नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि वो वाले केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। इन 16 एलिमेंट्स और कुछ और एलिमेंट्स हैं जो ख़ास जानदारों में पाए जाते हैं, उन सब को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं असल में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हेडिंग दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन की, इन्होंने ह्यूमन की एग्ज़ाम्पल दी हुई है। भाई ह्यूमन में 16 एलिमेंट्स, परसेंटेज ये बताएंगे। इन द ह्यूमन बॉडी, कहते हैं ह्यूमन बॉडी में ओनली 6 बायो एलिमेंट्स, मतलब सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मैस, जो कि मतलब पूरा मैस का 99% बनाते हैं। मतलब इतनी सिर्फ 6 एलिमेंट, 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं, ह्यूमन बींग्स में हम बात कर रहे हैं, वो 99% टोटल उसका उनका जो मैस होता है वो बनाते हैं। ये इन्होंने फिर बताए हुए हैं यहाँ लिख के, ये देखें। ये मैंने आपको सिखाया था इन्हें याद रखने का भी तरीका, चोन कैप। फिर से मैं याद दिला देता हूँ, चोन कैप, ये हम वो बाहर निकाल लेंगे, CHN कैप। ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये यही लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये इनकी तरतीब आपके सामने आ जाएगी। ये मैंने आपको कोड वर्ड बताया था। ये बाकी परसेंटेज आप याद रख लेंगे क्योंकि ये भी पेपरों में पूछी गई हैं। ये भी पास्ट पेपर्स आप उठा के देखें, ये भी पूछ लेते हैं कई दफ़ा कि भाई ह्यूमन्स में जो 99% जो टोटल मैस का बनाते हैं एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं। ये 6 एलिमेंट्स हैं। ये इनको आप ये इस तरह कोड वर्ड से इनकी तरतीब याद रखेंगे और ये आप इनकी परसेंटेज याद रखेंगे। उसके बाद जो 10 एलिमेंट्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। ये सिर्फ 1% ह्यूमन का जो है ना बॉडी वेट ऑक्यूपाई करते हैं। उसमें पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम ये आ जाते हैं। इनका भी मैंने आपको कोड वर्ड बताया था, वो जो किस, कलना, मगफ़ी, क्यों, मैं, जनाई, मैंने इस तरह लिखा था। वो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख लें पहले, फिर आपको ये समझ आएगी सही तरह। ये इस तरह आपको इसकी जो है ना जो इनकी तरतीब है वो भी आपको आ जाएगी, और बाकी ये परसेंटेजेस आपने याद रखनी है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। द फैक्ट डैट द सेम 16 केमिकल एलिमेंट्स, वो कहते हैं ये हकीकत है कि जो यही 16 केमिकल एलिमेंट्स जो ऊपर इन्होंने बताए हैं, 16 केमिकल एलिमेंट्स जो बायो एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, वही अकर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, मतलब तमाम जानदारों में ये 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, ह्यूमंस की तो उन्होंने मिसाल दी है, वो तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो तो उन्होंने मिसाल दी है, उसकी परसेंटेज हमें बताइए भाई कितने परसेंट में वो ह्यूमन की बॉडी में जो कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में मौजूद होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में ये 16 एलिमेंट्स होते हैं, नहीं, वो कह रहे हैं ये जो 16 केमिकल एलिमेंट्स हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ये हकीकत बात है। एंड द फैक्ट डैट देयर प्रॉपर्टीज़ डिफ़र, और वो कहते हैं ये भी हकीकत बात है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन बायो एलिमेंट्स की, ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफ़र, वो मुख्तलिफ है फ्रॉम दोज इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड। मतलब जो उन एलिमेंट्स से जो जिनसे नॉन लिविंग बने हुए होते हैं, उन एलिमेंट्स से ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं।
ये दो बातें वो कहते हैं हकीकत हैं। पहले ये बात बताइए भाई, सेम 16 केमिकल एलिमेंट्स अकर वो पाए जाते हैं इन ऑल ऑर्गेनिजम्स में, तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते हैं। एंड द फैक्ट डेट देयर प्रॉपर्टीज़ डिफ़र फ्रॉम दोज, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं उनसे जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग चीज़ें, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं, उनसे इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। शोज़, उससे ये बात पता लगती है डैट बायो एलिमेंट्स जो हैं हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़, उनके पास ख़ास प्रॉपर्टीज़, ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच मेक देम, जो इनको बनाती हैं पार्टिकुलरली अप्रोप्रिएट, मतलब उनको ख़ास बना देती हैं एज बेसिस फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की बुनियाद के लिए उनको उनको जो है ना ख़ास बना देती हैं। मतलब 16 एलिमेंट्स इनमें आखिर वाकई ये सोचने की बात है, मतलब ये और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ना, जो 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स तो बायो एलिमेंट्स हैं, जो बाकी बच जाते हैं, जो बाकी हैं, जो जिनसे नॉन लिविंग थिंग्स बने हुए होते हैं, ये उनसे 16 एलिमेंट्स जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। 16 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनसे मुख्तलिफ हैं, इसलिए तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अच्छा, ये बात इतनी ख़ास है नहीं, वैसे ये इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, मतलब आप पढ़ा दी मैंने आपको। अच्छा, यहाँ आगे यहाँ से जो शुरू हो रहा है, यहाँ से असल शुरू हो रहा है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, असल जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। जो आपने इन्होंने हेडिंग तो हालांकि पहले दे दी, ये देखें, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, शुरू इन्होंने यहाँ से किया, लेकिन यहाँ से बायो एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ से ये सारी बायो एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये फिर यहाँ से ये पैरा शुरू हो रहा है ना, ये यहाँ से हो रही है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले जो लेक्चर में हमने जब पढ़ा था ना, ये तो मैं बता चुका हूँ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं होती, वो कहते हैं। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो है ना हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सिंपल नहीं होते हैं। बिकॉज ऑफ विच, जिनकी वजह से द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल, जिनकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस काबिल हो जाते हैं टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कई तरह के उनके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो इतने काबिल हो जाते हैं कि उनमें कई तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। विच डिस्टिंग्विश दैम, जो कि इन्हें मुख्तलिफ करते हैं, इन्हें मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। दैम मतलब चाहे भूल ना जाएं, आप ऊपर लिख लें, दैम के ऊपर लिख लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब विच डिस्टिंग्विश दैम, इनको मतलब मुख्तलिफ करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से इन्हें फिर मुख्तलिफ करते हैं। ये जो क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते, जैसे हमारे अंदर तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनके अंदर तो काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कोई चीज़ें बन रही होती हैं, कोई चीज़ें टूट रही होती हैं, कोई क्या हो रहा है। और लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। यही चीज़ें इनको फिर जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से यही चीज़ें जुदा करती हैं। अ लिविंग थिंग हैज़ बिल्ट इन रेगुलरिटी मैकेनिज़म्स, वो कहते हैं जो जानदार चीज़ें होती हैं वो जो है ना रेगुलरिटी मैकेनिज़्म से बनी हुई होती हैं, मतलब उनमें मुसलसल तसलसल से, मतलब उस ऑर्डर से, एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास मैकेनिज़्म से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं। विच इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, जो कि माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। टू सस्टेन कहते हैं मतलब हेल्प करना, हेल्प या असिस्ट या एड, एक ही मतलब होता है सबका, मतलब विच इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट टू हेल्प इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी,
मतलब ये जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक रेगुलरिटी मैकेनिज़म्स की वजह से बने हुए होते हैं जो कि माहौल के साथ इंटरेक्ट करती है। इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी को हेल्प इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, इंटेग्रिटी मतलब इनका जो है ना मेंटेन रखना, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन मेंटेन रखने के लिए ये जो हेल्प करती है, ये जो रेगुलरिटी मैकेनिज़म्स हैं, ये जो हम आगे पढ़ेंगे, यही रेगुलरिटी मैकेनिज़म्स ही, यही लेवल्स, इन्हीं को कहते हैं जो ख़ास तरतीब से ये बने हुए होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ये आगे हमें बताएंगे। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आएगी ना वो मैं आपको बता देता हूँ भाई ये इम्पोर्टेंट। जैसे ऊपर हमने बायो एलिमेंट्स जो पढ़ा है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने बता दिया है। जो ये भी पैराग्राफ है ना, जो ये भी इतना ख़ास नहीं है, ये भी इतना ख़ास नहीं है, ये जो हम आगे पढ़ रहे हैं ये भी इतना ख़ास नहीं है, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि एक दफ़ा चलो जहन से आँखों के गुज़र तो जाए ना, जहन से तो एक गुज़र जाए, फिर बाद में आप बेशक इसे ना पढ़ना। अ लिविंग थिंग इज़, ओके, जानदार जो है, देयरफॉर इसलिए, कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस, मतलब हाईली स्ट्रक्चर्ड जो है ना लिविंग सब्सटेंस से मिलके बना होता है, और प्रोटोप्लाज्म, जैसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म ये असल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को हम कंबाइन करें ना, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये ज़ाहिर है लिविंग्स में ही होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उन्हीं जिसमें होगा वो लिविंग होगी, मतलब प्रोटोप्लाज्म जिसमें होता है वो लिविंग चीज़ होती है, यही वो बताना चाह रहे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिनन ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी की जो वेरियस फिनोमिनन है उसको, वेरियस फिनोमिना जो बनने की मतलब तरतीब है, लाइफ के बनने की जो तरतीब है उसको समझने के लिए बायोलॉजिस्ट्स फॉर देयर कन्वीनियंस, बायोलॉजिस्ट्स ने ना अपनी आसानी के लिए स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। अच्छा, वो मेरा भाई आ गया था तो मैंने इसलिए वीडियो को स्टॉप कर दिया था। अच्छा, हम कहाँ थे? फॉर देयर कन्वीनियंस, अपनी मतलब आसानी के लिए जो बायोलॉजिस्ट्स हैं इन्होंने जो आसानी के लिए कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए ना कुछ इन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट लेवल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल ऑफ सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स टू द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, मतलब सबसे छोटे से शुरू करके ना, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से शुरू करके बड़े ऑर्गेनिज्म तक इन्होंने अपनी आसानी के लिए, ताकि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आसानी से समझ सकें, तो इसलिए इन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं। एंड बियॉन्ड विच द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड एंटायर वर्ल्ड आर इंक्लूडेड, मतलब ये सारे आगे ऑर्गेनिज्म के आगे भी कम्युनिटी, पॉपुलेशन इन्हें पहले लिखना चाहिए था, कम्युनिटी बाद में, ये वरना ऑर्डर सही नहीं है, पहले पॉपुलेशन आता है फिर कम्युनिटी। एंड एंटायर वर्ल्ड आर इंक्लूडेड, वो कहते हैं ये सारे होते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग लेवल्स, ये असल अब आ रहे हैं, असल जो स्टडी करने वाले हैं वो अब आ रहे हैं। वो पैराग्राफ ऐसे ही है जो पिछला हमने पढ़ा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला लेवल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज़ formed of simple units called atoms and subatomic particles such as protons, electrons and neutrons। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, वो ये बताना चाह रहे हैं भाई तमाम लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग है, सारे जो है ना एटम्स से मिल के बने हुए होते हैं, और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल के बना हुआ होता है, वो फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाते हैं। इसमें पहले आ जाएगी डेफिनेशन, हेडिंग है, डेफिनेशन की हेडिंग, यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही। इन ऑर्गेनिजम्स में एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, मतलब अलग-अलग जो हम बायो एलिमेंट्स यहाँ पे वही बायो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं भाई। ऑर्गेनिजम्स में जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, मतलब कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ये अलग अलग नहीं होते,
द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके रहते हैं विद ईच अदर थ्रो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग इनमें हुई हुई होती है, उनके साथ ये कंबाइन होके ये जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो बायो एलिमेंट्स, ये कंबाइन होके रहते हैं टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स, इनसे वो कंपाउंड बना देते हैं। दिस स्टेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ये जो कंपाउंड बन जाता है ना, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये फिर आ रहा है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फ़र आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वो बताना चाह रहे हैं भाई ये वही 6 एलिमेंट्स जो 99% ह्यूमंस में हमने पढ़ा था पीछे, जो ये 99% उसका बॉडी वेट ऑक्यूपाई करते हैं, ये वही बताए हुए हैं, वही बात कर रहे हैं भाई आर द मोस्ट कॉमन एटम्स हैं जो फाउंड पाए जाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये पाए जाते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट कहते हैं अलाउ करना, अलाउ मतलब इजाज़त देना, कहते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट। बॉन्डिंग की अरेंजमेंट जो होती है ना, मुख्तलिफ़ तरह की बॉन्डिंग की अरेंजमेंट परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को परमिट, उन्हें इजाज़त देती है टू बी कॉन्स्ट्रक्टेड, के वो बन जाएं इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ग्रेट वैरायटी उनकी बहुत ज़्यादा हो और वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। यही बॉन्डिंग, उनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट ही कुछ बीच में उनकी ऐसे होती है कि वो उनको जो है ना, उनकी ग्रेट वैरायटी, उनको वैरायटी भी उनकी बन जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो। अच्छा, यहाँ से फिर शुरू हो रहा है, यहाँ से हेडिंग है ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया था, यह कैटेगराइजेशन बाय वेट। मतलब मॉलिक्यूल्स की कैटेगराइजेशन हम करेंगे वेट के एतबार से। वो दो तरह के हैं, वही माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, ये एग्जांपल दे दिया इन्होंने, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो उनकी एग्जांपल इन्होंने दे दिए। ये यहाँ तक एग्जांपल भी इनकी आ गई, और ये हेडिंग है पढ़ी, शायद आपको नज़र आ रही है, पता नहीं मिक्स हो गया है। कैटेगराइजेशन बाय वेट के एतबार से हम मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कर रहे हैं, वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल आता है। अच्छा, यहाँ से हेडिंग आ जाएगी कैटेगराइजेशन बाय नेचर के एतबार से हम मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करते हैं, तो वो कितने होते हैं वो इन्होंने बताए हुए हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है ऑर्गेनिक की। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज़ एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनको कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना वो दोनों मौजूद नहीं होंगे। मैंने आपको ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बड़ी अच्छी पीछे लेक्चर में बड़ा अच्छा आपको समझाया था, यहाँ इन्होंने उस अंदाज से नहीं लिखा हुआ। बोथ यहाँ इन्होंने बता रहे हैं ये भाई वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं ना, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। हालांकि आगे इन्हें लिखना चाहिए हैविंग मतलब डायरेक्ट लिंक, मतलब कार्बन जो है ना वो डायरेक्टली लिंक हो हाइड्रोजन के साथ। मैंने आपको यूँ करके समझाया था भाई सी डायरेक्टली लिंक हो हाइड्रोजन के साथ। ये बॉन्ड जब मौजूद होगा ना किसी मॉलिक्यूल में इस तरह, तो उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मतलब आप थोड़ा सा यहाँ इजाफा कर लें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज़ एनी मॉलिक्यूल कॉन्टेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये लिखेंगे। आगे लिखेंगे आप एंड दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर, फिर ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में लिखेंगे आप नॉट इंक्लूडेड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन इसकी ठीक है, ये आप रहने दें यहीं पे। ये आ गई भाई, हमने कैटेगराइज कर दिया बाय नेचर के एतबार से हमने मॉलिक्यूल को। वो दो तरह के थे, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यहाँ इन्होंने डेफिनेशन लिख दी।
जो कि अनकम्प्लीट है, मैंने आपको सही तरह बताई हुई है। ये एंड वाला भी ऐसे ही है, पैराग्राफ ऐसे ही। एन ऑर्गेनिज्म इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो मुख्तलिफ़ तरह के सैकड़ों मुख्तलिफ़ तरह के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से जो है ना ऑर्गेनिज़म बना हुआ होता है, हमें पता है इस बात का। सम मोस्ट इम्पोर्टेंट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो बता रहे हैं भाई, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसरोल है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये आप सारे ये जो है ना दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आप बायोलॉजी के ये दूसरे चैप्टर में हम ये सारे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। ये हमारा था दूसरा, ये हमारा आ गया तीसरा लेवल। इसमें हम पढ़ते हैं, ये जो पहला पैराग्राफ है ये ऐसे ही है। डिफरेंट एंड एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को मतलब अरेंज करते हैं इन अ पार्टिकुलर वे, एक ख़ास वे में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज, सेल्स और ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ये हम बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं ना। एटम्स जब मुख्तलिफ़ तरह के मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स जब मुख्तलिफ़ तरह के मिलते हैं इन अ पार्टिकुलर वे तो वो ऑर्गेनेलीज और सेल बना देते हैं। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। यहाँ से मतलब यहाँ सेल में हेडिंग आ रही है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये यहाँ तक मतलब एक सेल पे बैक्टीरिया और मोस्ट प्रोटिस्ट्स कहते हैं भाई, एलजी वगैरह जो होते हैं ज़्यादातर वो सारे जो है ना ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। पूरा उनकी जो एंटायर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो रही है मल्टी सेलुलर की बात। यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ऊपर वाला ये वाली लाइन, इन मोस्ट फंजाई, इसकी हेडिंग मैंने यहाँ नीचे लिख दी है क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं द ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अच्छा ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ना ये ऑर्गेनेलीज़ की डेफिनेशन है। ये ऑर्गेनेलीज़ यहाँ आप लिख लें, ऑर्गेनेलीज़ की डेफिनेशन यहाँ एनॉर्मस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ईटीसी, ये सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ये वो होते हैं। हैव बीन स्टडीड मतलब इनका मुताला किया गया है फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है, इनका फंक्शन भी पढ़ा है, ये इन सब का। इट हैज़ बीन क्लियर, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ने से ये बात वाज़े हो गई है डेट फंक्शंस ऑफ द सेल्स जो है ना आर accomplished by these specialized structures, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना यही जो है ना सेल्स के तमाम फंक्शंस को जो है ना यही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स यही अंजाम दे रहे होते हैं पूरे सेल में। कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे इन्होंने मिसाल दी जैसे भाई हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, जैसे हर ऑर्गन मुख्तलिफ काम कर रहा होता है, मतलब हार्ट का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, किडनीज़ का अपना काम है, उसी तरह सेल्स के अंदर ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे वगैरह ये भी सारे अलग अलग काम कर रहे होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज़, इनको हम ऑर्गेनेलीज़ कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद ये वाला नीचे वाला पैराग्राफ, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज़ स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब ये जो ऑर्गेनेलीज़ सेल के अंदर जो इनकी अरेंजमेंट होती है ना, जो मतलब ये हर ऑर्गेनली क्योंकि अपना अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं भाई डिवीजन ऑफ लेबर हुई हुई है, मतलब काम की तकसीम हुई हुई है। विद इन द सेल के अंदर काम की तकसीम हुई हुई है, क्योंकि हर ऑर्गेनली जो है ना अपना अपना एक काम कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो पावर हाउस ऑफ द सेल उसे कहते हैं, वो पावर बना रहा होता है, सेल को पावर दे रहा होता है। राइबोसोम्स का काम है वो प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है वो जो है ना
प्रोसेसिंग और पैकिंग वगैरह कर रही होती है। प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग भी करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैकिंग भी करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, सेल से बाहर भी सेल के अंदर भी। ये आप फंक्शन चौथे चैप्टर में इनको ऑर्गेनलीज और सेल को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये वही बात कर रहे हैं भाई, इन्हीं क्योंकि हर ऑर्गेनली अलग अलग काम कर रहा होता है, अपना अपना काम कर रहा होता है, इसलिए इनको डिवीजन ऑफ लेबर हम कहते हैं। यहाँ से शुरू हो रही है प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन। प्रोकैरियोट्स यहाँ से यहाँ तक, द प्रोकैरियोट्स हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनलीज इन देयर साइटोप्लाज्म। कहते हैं और प्रोकैरियोट्स जो है ना उनको कहते हैं जिनमें ऑर्गेनलीज जो है ना लिमिटेड नंबर उनकी कुछ ही बस ऑर्गेनलीज साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। हालांकि इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी। असल जो मैंने आपको बताई थी भाई प्रोकैरियोट्स उनको कहते हैं, ये भी बात ठीक है भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनलीज होते हैं उनमें, ये बात ठीक है। और ये भी इन्हें लिखना चाहिए कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनका क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना वो साइटोप्लाज्म में ही ऐसे मर्ज हुआ होता है। जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। मैंने आपको दोनों डायग्राम भी इनकी बना के दिखाई थी पिछले लेक्चर में। प्रोकैरियोट्स ये यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज जो है ना इनके जो है ना मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज, उनकी बड़ी वैरायटी यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ये बात भी इनकी ठीक है, लेकिन इन्हें ये भी आगे लिखना चाहिए कि उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है। अच्छा, अ सेल मेम्ब्रेन इज़ हाउएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये बात हमें पता है। ये यूकैरियोट की यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ये यहाँ से यूकैरियोट्स की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ये बात हमें पता है भाई। ये वो बताना चाह रहे हैं भाई जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट सेल हो, वो दोनों में ही पाई जाती है, ये बात हमें पता है। बट टिश्यू लेवल, ये पेज यहाँ से फटा हुआ है, ये है चौथा टिश्यू लेवल, 4 लिख लो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन मल्टी सेलुलर, यहाँ आपको नज़र तो नहीं आ रहा, ये इन मल्टी सेलुलर लिखा, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब अच्छा ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक जैसे जो है ना सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू, यहाँ पे लूज शीट्स और बंडल्स लिखा हुआ है, या फटा हुआ पेज, ये लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड टिश्यूज़, इनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। मतलब है असल में ये इन्होंने पता क्यों लिखा है कि इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि जो यूनिसेलुलर हैं वो तो उनका तो है ही पूरा सेल तक उनको ख़त्म, उनकी सारी ज़िंदगी एक सेल पे है ना, बस उनकी तो पूरी बॉडी एक सेल पे है, उनमें तो टिश्यू लेवल होता ही नहीं है ना। वो जो यूनिसेलुलर है ना उनमें सिर्फ ऑर्गेनली एंड सेल लेवल तक बस उनका ख़त्म हो जाता है। ये जो बाकी मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं ना, ये उनके लिए आगे टिश्यू लेवल शुरू हो जाता है, इसलिए उन्होंने मल्टी सेलुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मतलब उन एनिमल्स और प्लांट्स में, मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स में जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज होते हैं आपस में, वो लूज़ शीट्स और बंडल्स की शक्ल में बनाते हैं और वो फिर एक जैसा परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी अच्छी तरह समझाया था। आपने अगर नहीं देखा लेक्चर तो पहले वो देखें, तो फिर ही आपको ये लेक्चर समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। जिसने देखा है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा तो वो पहले देख ले। अच्छा, यहाँ तक आ गई डेफिनेशन, ये हेडिंग है डेफिनेशन की, ये यहाँ तक डेफिनेशन टिश्यू की डेफिनेशन। वैसे ईच टिश्यू हैज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन, मतलब हर टिश्यू का एक अपना ख़ास फंक्शन होता है इन द लाइफ, ज़िंदगी में, ऑफ द ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी में हर टिश्यू का मतलब अपना अपना एक ख़ास फंक्शन होता है। एग्जांपल दे रहा है यहाँ से, फिर एग्जांपल शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टिश्यू की एग्जांपल है, मसल टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ये यहाँ तक हेडिंग है। अच्छा, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर, इनका फंक्शन फिर बता, देखो ना ये बात जो उन्होंने पिछली लिखी है ना भाई, ईच टिश्यू, पीछे पेज पे लिखा हुआ था, ईच टिश्यू हैज़ अ
पार्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब हर टिश्यू जो है ना उसका अपना अपना फंक्शन होता है। यहाँ वो यही बता रहे हैं भाई मसल टिश्यू का अपना फंक्शन है, वो भाई कॉन्ट्रैक्शन। मसल टिश्यू का फंक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो मूवमेंट कर, हमारे हाथ जैसे मैं हिला रहा हूँ पेन को, ये मसल्स की वजह से हम मूव करते हैं, हम चलते हैं, हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं, सारा मसल्स की वजह से, ये उनका फंक्शन है। ग्लैंडुलर टिश्यू वो उनका काम सेक्रीशन का होता है, भाई वो सेक्रीट करते हैं एंजाइम्स, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू एंजाइम सेक्रीट करते हैं, कुछ हमारे जैसे स्किन में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो स्वेट पसीना हमारा सेक्रीट करते हैं। उसके बाद जाइलम टिश्यू, ये कंडक्शन ऑफ वाटर इनका फंक्शन है, ये जाइलम टिश्यू लिखा हुआ है। ये फ्लोएम टिश्यू, इनका काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर प्रोटीन्स वगैरह, इनका ट्रांसलोकेशन भी वही कंडक्शन को कहते हैं। ये जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं होते। ये मतलब जाइलम टिश्यू जो है उनका उसका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब वो पानी को जड़ों से लेके ऊपर तक, पत्तों तक, पौधे के जड़ों से लेके पत्तों तक ये वाटर को कंडक्ट कर रहा होता है, ले जाता है। टिश्यू जो फ्लोएम टिश्यू है उसका काम होता है वो शुगर प्रोटीन्स, मतलब खुराक जो होती है ना उसको जड़ों से लेके ऊपर तक, या पत्तों से, पत्तों में क्योंकि बनती है खुराक तो पत्तों से लेके पूरी बॉडी को प्रोवाइड करने का ये फ्लोएम टिश्यू का काम होता है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, ये मैं फिर अगले लेक्चर में हम यहाँ से फिर रीडिंग करेंगे भाई इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है। फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।